Hello dear 10th. I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology, chapter 6, life processes, class 10th. It is part 21 for the transportation. In this part, I am going to explain you about the heart of amphibians, reptiles and pisces. So now, just be ready to learn about the heart of amphibians and reptiles. As you know about the frog, that frog belongs to the amphibians category. Okay, beside the frog we are having the salamander and so many examples of the different kind of frog also, जैसे bufo हो गया, आपका hyla हो गया. So they are the different examples of amphibians. As the reptiles means those are the crawling animals. They are considered as reptiles, as the snake, lizards. So here if we start to see the difference between the heart of amphibians, reptiles and birds and mammals, then we will find the difference of the chambers. As amphibians and reptiles both are having the three-chambered heart, only the difference of septated, as the reptiles are more developed from the amphibians, so they are having the little bit separation in these three chambers. Okay, and in the birds and mammals four chambered heart is present, जो मैंने आपको explain किया है. अब यहाँ पर फोर चैम्बर्ड हार्ट है, so they are having the distinguished condition of the impure blood and the pure blood, जो reptiles और amphibians में नहीं होती है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. So the heart in amphibians and reptiles have three chambers and allows some mixing of oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature. ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? Why are they facing the problem of mixing of oxygenated and deoxygenated blood? So just let's see here. देखो यहाँ पर जो भी चैम्बर्स हैं, ये ऊपर के अपर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक जो नीचे के चैम्बर है वो एक ही दिखाई दे रहा है. तो यानी कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उसमें टू एट्रियम होते हैं, लेकिन एक ही वेंट्रिकल होता है. अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, सेपरेटेड है, लेकिन एक ही वेंट्रिकल में जा रहा है, तो वो ब्लड यहाँ ही जा रहा है. यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है, लेकिन वो एक ही वेंट्रिकल में जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाते हैं. इसलिए जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. इसलिए इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता है. चलो इसको थोड़ा और क्लियरली देखते हैं. अब यहाँ पर देखो ब्लू कलर से आपको दिखा रखा है इम्प्योर ब्लड. तो ब्लड जो लंग से आ रहा है वो एट्रियम में जा रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पर ये मिक्सिंग शो कर रहा है. क्यों? क्योंकि जो प्योर ब्लड बॉडी से आ रहा है एट्रियम में और एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ये तो एक ही चैम्बर हो गया. तो यहाँ पर ये दोनों ही ब्लड मिक्स हो गए. अब इसके बाद इस प्योर ब्लड को बॉडी में जाना है क्लीन होने के बाद में, है ना, और इसको वापस लंग्स में जाना है यदि ये इम्प्योर ब्लड है, लेकिन यहाँ पर तो मिक्सिंग हो गई. तो दैट इज द रीजन जो एम्फीबियंस हैं दे कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड. अब ऐसा ही कुछ रेप्टाइल्स में होता है. देखो रेप्टाइल्स में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है, इट इज रिसीविंग प्योर ब्लड. अब ये वेंट्रिकल में गया, लेकिन वेंट्रिकल तो एक ही है. यहाँ पर इट इज इसको मिक्स होना पड़ेगा इम्प्योर ब्लड के साथ में. यहाँ पर देखो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो इन दोनों की मिक्सिंग हो गई. अब यदि यहाँ एओर्टा से पूरी बॉडी में दोबारा से प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ कंफर्मेशन नहीं है कि ये प्योर ब्लड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मिक्सिंग भी हो सकती है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फिल्ट्रेशन पॉइंट नहीं है कि ये ब्लड यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है वो आगे देखते हैं. So because of that, their body temperature is the same as the temperature of the surroundings. अब यही मिक्सिंग की वजह से जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा जो एटमॉस्फेयर का होगा. यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी ही लगेगी, और बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कूल ही रहता है.
ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर एक और डायग्राम मैंने दिखाया है। ये राइट एट्रियम है जो ब्लू कलर से शो कर रहा है, यानी इम्प्योर ब्लड ले जा रहा है। ये लेफ्ट एट्रियम है यानी कि जो प्योर ब्लड लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ही ब्लू और रेड कलर को यदि हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ही कलर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो मिक्स हो गया एंड लेटर ऑन दे हैव दैट काइंड ऑफ ब्लड हैज टू पास इनटू द बॉडी एंड इनटू द लंग्स. So because the mixing of the pure blood and impure blood, they have to face the problem with their inner temperature. चलिए आगे देखते हैं. Circulatory paths in amphibians and reptiles. देखो बच्चों, यहाँ से पल्मोनरी वेन है. पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है और यही प्योर ब्लड फिर बॉडी में भी जाएगा और लंग्स में भी जाएगा. साथ ही साथ यहाँ से इम्प्योर ब्लड भी आ रहा है. जो इम्प्योर ब्लड है वो भी वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है. तो यहाँ पर दोनों की ब्लड की मिक्सिंग हो रही है. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम इन द बॉडी एंड साइड बाय साइड इन द लंग्स ऑल्सो. नाउ let's see the heart of Pisces. Pisces means the heart of fish. As the heart in fishes have only 2 chambers. अब आपने फिशेस के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा था. जितनी भी फिशेस होती हैं, मैराइन क्रिएचर्स होते हैं, दे ऑल आर कंसीडर एज स्पाइसेस. तो फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्प्लिकेशन और भी बढ़ जाएगा. अब यहाँ पर यदि 2 चैम्बर्स हैं तो यहाँ एक ही ऑरिकल होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा. So now they have to face the greater mixing of the pure blood and the impure blood. देखिए बच्चों, in fish the heart only has 1 atrium and 1 ventricle. The oxygen depleted blood that returns from the body enters the atrium and then the ventricles and is then pumped out of the gills, where the blood is oxygenated and then it continues flow through the rest of the body. अब यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल एक ऑर्गन की तरह ही काम कर रहे हैं, सिंपल ऑर्गन की तरह. तो बच्चों यहाँ पर देखो एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है. अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं? दे आर डूइंग द वर्क जस्ट लाइक अ सर्कुलेटरी पाथ, क्योंकि इसके अलावा इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है. ब्लड एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल से जाएगा और इसके बाद ये गिल्स में जाएगा. तो दैट मीन्स गिल्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द फिशेस. क्यों? क्योंकि गिल्स ही एक ऐसा पार्ट बन जाता है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा और प्योर ब्लड प्रेजेंट होगा. कैसे? देखो यहां पर ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ हार्ट. ठीक है, एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा है, वेंट्रिकल तक ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है और ना ही प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड सेपरेट हो रहा है. अब वेंट्रिकल सीधा एक ऑर्गन की तरह इस ब्लड को आगे फ्लो करता है जहां पर ये गिल्स में पहुंचाता है. गिल्स एक ऐसा पार्ट है जहां पर कंटिन्यूअस वाटर आ रहा है और वाटर जा रहा है. तो इसलिए जो भी ब्लड वेंट्रिकल से गिल्स तक जाता है वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर होता है फिशेस में, तो फिशेस आर हैविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन देयर गिल्स ओनली. चलो इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं क्लियरली. ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स. तो बेटा देखो यहाँ पर जो आईज के जस्ट पीछे पार्ट होता है, जस्ट इट लुक्स लाइक ईयर्स. ठीक है, कानों की तरह ये दिखाई देता है. तो यहाँ पर ये गिल्स होते हैं. तो गिल्स आर रेस्पॉन्सिबल टू फ्लो वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. तो इसी की वजह से जो भी फिशेज होती हैं उनको ब्लड सप्लाई होती रहती है जिसमें कि ऑक्सीजन मिक्स होती जाती है. फिशेज कौन सी ऑक्सीजन यूज करती हैं? जो वाटर में डिसॉल्व होती है. ये हमारी तरह एयर से नहीं ले रही है. Fishes always use the dissolved oxygen from the water. Now let's see the circulatory path in fishes. Very fabulously, I try to show you. देखो यहाँ पर atrium है. Atrium is receiving the blood and then it is carrying to the ventricle. Then ventricle is carrying to the gills. अब gills ही वो पार्ट है जिसकी वजह से ये ब्लड
फिश की बॉडी में जाएगा, फिश को एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड इट विल then the fish will able to the growth and different kind of functioning of their organs. Okay, now we can compare between the circulatory system in human beings and fishes. देखो बच्चों, आपसे भी इस तरह की कोई भी बात पूछी जाती है तो बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, दैट लाइन इज नोन एज सेप्टम। अब जो राइट साइड है इट इज कैरिंग द इम्प्योर ब्लड एंड इट इज रिसीविंग द इम्प्योर ब्लड, क्योंकि ये ब्लू कलर से शो कर रखा है। तो यानी एक बात कंफर्म हो गई, जो राइट साइड है वो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है और इम्प्योर ब्लड ही कलेक्ट करती है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर, तो यानी लेफ्ट साइड जो बॉडी को देगी वो प्योर ब्लड देगी और जो रिसीव करेगी वो भी प्योर ही ब्लड रिसीव करेगी। तो यानी यहाँ एक सेपरेशन है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, जिसमें इम्प्योर और प्योर ब्लड लगातार आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा। इसलिए ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, फिशेज आर नॉट लकी, सो फिशेज आर रियली अनलकी इन दिस फेवर, बट जो भी नेचर ने दिया है उसको वो उसके साथ अडॉप्ट करती है। कैसे? क्योंकि उसकी बॉडी में जो भी ब्लड आ रहा है, बॉडी में जो भी ब्लड बन रहा है, ठीक है, वो वेंट्रिकल में जाता है, वहां पर मिक्सिंग होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको ब्लू कलर से दिखाया है। तो ब्लू कलर में यानी कि वेंट्रिकल में जो भी ब्लड है वो मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। इसके बाद जब वो ब्लड गिल्स में जाता है तो केवल गिल्स में वहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अब गिल्स से ये पूरी बॉडी में जाता है, फिर इम्प्योर होकर वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो इस तरह से सिंगल काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है फिशेस के अंदर। तो दीज आर द ग्रेटर differences between the human beings and the fishes. As in the human beings, blood pressure can be derived in the form of systolic and diastolic conditions. हमारी बॉडी में लब डब की आवाज होती रहती है। ठीक है, मैंने आपको पूरा हार्ट का जहाँ फंक्शनिंग बता रखा है वहां पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर डिराइव्स एंटायर सर्कुलेशन। अब यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो एक ही तरह का प्रेशर होगा। That's why continuous a fish has to float into the water, as fish has to intake water continuously in the body. यदि fish ऐसा नहीं करेगी then it has to be die, जो कि human beings के साथ में नहीं होता है। ठीक है ना? So blood pressure derives entire circulation. Blood pressure एक ही जैसा रहता है, पूरा जो circulation होता है वो continuous होता चला जाता है। So this was about the comparison between circulatory system in human beings and fishes. So it is very clear then if a fish has to survive for the long time period, then it must have the water facility and it must have the continuous air also. If it is not having the water and air, then it has to be dead. आपने पोयम सुनी होगी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। So it was about the circulation of blood in the heart of the fishes or in the pisces. So now let's begin the quiz. Be ready to give the answers in the comment box. और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया मेरे वीडियो को तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस से बहुत हेल्प मिल सकती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज frogs have dash loop circulation, fish have dash loop circulation. Part A, single, double. B, double, single. Part C, atrial, ventricle. Part D, 5, 4. Think about the answer. Your time starts now. Okay, time is over. See the answer. Yes, those have given the correct answer. Clapping for them. Frogs have double loop circulation
फिश हैव सिंगल लूप सर्कुलेशन, क्योंकि आपको मालूम है फ्रॉग्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट हैं जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, लेकिन फिश में एक ही सर्किल में काम चल जाता है, रीजन एक ही एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Blood leaves the atrium of the fish and goes to the gills, ventricles, body or cloaca. Now your time starts. Yes, now see the answer. Check your answer. Yes, ventricles. Blood leaves the atrium and go to the ventricles and later on it will go to the gills. तो हमारा correct option होगा ventricle. See the next question. Which of the following has a 3-chambered heart? Option A, salamander. Option B, fish. Option C, crocodile. Option D, dolphin. Your time starts now. See the answer. Yes, salamander. Why? Because fish is carrying the 2-chambered heart. Crocodile is an exceptional of reptiles. It is having 4-chambered heart. Dolphin is a kind of mammal, 4-chambered heart. So only salamander is an amphibian which is having the 3-chambered heart. Next question is, heart of a crocodile is single chambered, 2-chambered, 3-chambered, 4-chambered, multi-chambered. Your time starts now. Okay, now see the answer. 4-chambered. So those have given the answer 4-chambered. Clapping for them. See the next one. Single heart circuit occurs in fish, frog, reptile or man. Your time starts now. फिश, अभी आपने देखा कि सिंगल हार्ट सर्किट किस में प्रेजेंट होगा, फिश में प्रेजेंट होता है. सो इट वाज अबाउट द हार्ट ऑफ रेप्टिलियंस, amphibians and the Pisces. So now wait for my next video. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.